हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे जा रहा हूँ upcnic.in के बारे में। दोस्तों, जैसे हम लोग upcnic.in खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि upcnic.in में अपडेट आ गया है कि यूपीसी 2020 इंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट और यूपीसी काउंसलिंग प्रोसीजर। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। यूपीसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट, इस पर आपको जस्ट टिक करना है, न्यू विंडो ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सिंपल अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है। इसको जैसे आप सबमिट करोगे आपका रिज़ल्ट जो है यूपीसी 2020 का वो यहाँ पर साफ साफ मेंशन हो जाएगा। तो दोस्तों, यूपीसी 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आप यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, upcnic.in पे जाना है और यहाँ पर यूपीसी 2020 एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर टिक कर देना है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा फिल करेंगे तो आप यूपीसी का अपना रिजल्ट देख लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीसी काउंसलिंग प्रोसीजर लिखा है, यूपीसी काउंसलिंग प्रोसीजर 2020। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ से मेंशन है कि राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 में अभ्यर्थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होंगे। पहला दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। दोस्तों, पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क को भुगतान करने की सुविधा। उपरोक्त दोनों चरणों के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा स्टैंप 1 और 1A और 2 में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उपरोक्त प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी के पंजीयन के सापेक्ष संपादित की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, सरल मोबाइल संदेश यानी एसएमएस के माध्यम से आपको सत्यापन की पुष्टिकरण करना है। सत्यापित एवं नवीन उम्मीदवारों द्वारा विकल्प निर्धारण करें। सीट आवंटन प्रमाणों की घोषणा। उसके बाद दोस्तों 7 आप देख सकते हैं पॉइंट, यहाँ पर अभ्यर्थी सीट स्वीकृति एक्सपेंस फीस जमा कर सकता है और उपलब्ध विकल्प फ्रीज करना, फ्लोट करना चरण 1 के लिए, फ्रीज फ्लोट चरण 2 के लिए एवं चरण 3 ऑटो फ्रीज चरण 4। दोस्तों, चरण 2 और चरण 3 में सीट विड्रॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की गई। आप यहाँ पर मेंशन दे सकते हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं आपको दोस्तों। चरण 2 और स्टेज 2 स्टेज 3 में सीट विड्रॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की गई दोस्तों, केवल सेकंड और थर्ड के लिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हेतु विकल्प, यदि सीट कंफर्म हो गई है तो इसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर माना जाएगा। और दोस्तों, आवंटित संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग अनिवार्य है। सरकारी और सहकारी सहायता हेतु प्राप्त संस्थान के आंतरिक स्लाइडिंग। और दोस्तों, सरकारी सहकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश दौर यानी चरण 5 के लिए पंजीकरण। चरण 5 में पंजीकरण का आवंटन, चरण 6 में वैकल्पिक, यदि चरण 5 की सीटें खाली रह जाती हैं तब। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया के 4 चरणों में कराने जा रही है। तो चरण 1 की बात कर ले तो चरण 1 में आपको क्या करना है कि राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए upcnic.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करने के लिए काउंसलिंग फीस कितनी दोस्तों, 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन जमा करना होगा। दोस्तों, सिंपल यहाँ पे लिखा है 1000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को अपने शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जिसका केंद्रीय काउंसलिंग समिति के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पर अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा दोस्तों, यानी आप एक प्रकार ओटीपी भेज सकते हैं, जिसके पश्चात अभ्यर्थी अपनी अर्हता के अनुसार संस्थान एवं ब्रांच का चयन करते हुए एक से अधिक विकल्प का चयन करेगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे साफ से मेंशन है कि अगर अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प प्राथमिकताओं के आधार पर ऑनलाइन चलित विधि से सीट आवंटित हो जाएगी और सीट आवंटन का परिणाम निर्धारित तिथि पर वेबसाइट पर उपलब्ध यह प्रदर्शित किया जाएगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को 20,000 रुपये किनके लिए, सामान्य एवं ओबीसी के लिए, तथा 12,000 रुपये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीट स्वीकृति के लिए शुल्क जमा करना होगा। कन्फर्मेशन फीस जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट का विकल्प देना होगा। अगले चरण में जाने की विकल्प भी डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। फ्रीज के लिए दोस्तों, फ्रीज आप जानते हैं, जो अभ्यर्थी अपने सीट संतुष्ट हैं और आगे किसी चरण में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं तो वो अपनी सीट कैटेगरी में बदलाव भी हो सकता है, परंतु उनकी सीट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है। फ्लोट में जो अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट से पूर्ण संतुष्ट नहीं है और आगे सीट अपग्रेड के इच्छुक हैं तो वो फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो अभ्यर्थी फ्रीज या फ्लोट का विकल्प नहीं देंगे उनके लिए फ्लोट का विकल्प
डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। चरणबद्ध आवंटन का विवरण अभ्यर्थी के लॉगिन से देखा जा सकता है और अभ्यर्थी को आवंटित सीट को आगे के चरणों में अपडेट किया जाएगा। आवंटित सीट को फ्रीज विकल्प के मामले में अभ्यर्थी को आगे के राउंड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जिन अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं की गई है उसे सीट छोड़ने या उसे काउंसलिंग से बाहर माना जाएगा तथा उसे अगले चरणों में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, चरण 2 में आते हैं। कौन अर्ह नहीं है? ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट स्वीकृति या पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान ना किया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रमाण पत्र या अभिलेख सत्यापन के उपरांत अर्ह नहीं पाए गए हों। कौन अर्ह है? यह अर्ह अभ्यर्थी के 4 समूह। पहला ग्रुप ए, जिसमें नए अभ्यर्थी हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं किया कराया वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये जमा करके पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया, उन अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया प्रथम राउंड में और कोई विकल्प नहीं भरा। ग्रुप 2 में फीस अभ्यर्थी। ऐसे अभ्यर्थी ऐसे स्टूडेंट को नए विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व आवंटित सीट या यथावत रहेगी और उनकी आवंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है। ग्रुप 3 में दोस्तों फ्लोट अभ्यर्थी आएंगे। फ्लोट अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी थी परंतु सीट फ्रीज नहीं की। और दोस्तों उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी को विकल्प में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी जिन उनकी पिछले आवंटित सीट बरकरार रखी जाएगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में से कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण 1 के विकल्प को और चरण 2 के लिए अंतिम माना जाएगा। दोस्तों, ग्रुप 4 जिन्हें अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित हो गई है। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिनका पिछले चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई को विकल्पों को संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो चरण 2 और चरण 1 के विकल्प को अंतिम विकल्प माना जाएगा। दोस्तों, चरण 2 में सीट आवंटन की बात कर ले तो ऊपर विभिन्न ग्रुपों के अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर बची हुई सीटों के सापेक्ष सीट आवंटित की जाएगी और तथा उक्त आवंटित सीट का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे चरण में सीटों का परिवर्तन का नियम। अभ्यर्थी को पंजीकृत अभ्यर्थी को बिना सीट परिवर्तन के सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब आरक्षित उपवर्ग की सीटों को उनके मुख्य वर्ग में परिवर्तन निम्नवत किया जाएगा। पहला आप यहाँ देखते हो OL, GL, OP और यहाँ पर कुछ कोर्स लिखे हैं OP और SC और SC, यहाँ पे GL, FF, PH, AF, SC ये कोर्स हैं। तंत्रोपरांत पुनः सीट आवंटन किया जाएगा। उपरोक्तानुसार सभी आरक्षित उपवर्गों की सीटों का परिवर्तन करने के पश्चात यदि कोई सीट उपवर्ग में उपलब्ध है तो परिवर्तन पुनः लागू किया जाएगा और तब लागू रहेगा जब तक आरक्षित उपवर्ग की सीट शून्य हो जाए। दोस्तों, इस राउंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एवं EWS सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोस्तों, चरण 2 में सीट आवंटन के पश्चात प्रथम चरण में सीट फ्रीज कर चुके हैं अभ्यर्थी उसी वर्ग में सीट अपग्रेडेशन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थी द्वारा फ्लोट किया गया है वो अगले उच्च प्राथमिकता विकल्प के लिए अर्ह होंगे। प्रथम राउंड में जिन अभ्यर्थियों की सीट आवंटित नहीं की गई है उनको दूसरे राउंड में सीट आवंटित की जाएगी। यदि ग्रुप 1 एवं ग्रुप 4 में ऐसे नए अभ्यर्थी जिनकी सीट आवंटित हुई है उन्होंने सीट कन्फर्मेशन के लिए 20,000 रुपये तथा 12,000 रुपये अनुसूचित जनजाति के लिए भुगतान करना होगा, जिसके बाद वो सीट स्वीकृति या पुष्टिकरण सूचना जनरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए वो विलांगुनेशन प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार ग्रुप 3 में ऑलरेडी फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थी को आवंटित सीट फ्रीज या फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने सीट स्वीकृति या पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है को अपना अभियोजन विड्रॉ करने का भी विकल्प रहेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपने बैंकिंग संबंधी सूचना भरने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में यह सूचित किया जाना है कि समान एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को ₹15,000 एवं अनुसूचित एवं जनजाति के अभ्यर्थी को ₹9,000 फीस किया जाएगा। इसके साथ ही सीट स्वीकृति या विड्रॉ की सूचना भी जनरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए विलांगनेश्वर को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ग्रुप 3 ने फ्रीज या फ्लोट विकल्प नहीं किया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 3 के लिए स्वतः ही फ्लोट माना जाएगा। दोस्तों, अब बातें करते हैं हम लोग चरण 3 के लिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम व द्वितीय चरण में सीट स्वीकृति या पुष्टिकरण शुल्क नहीं जमा किया है, ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र या अभिलेख सत्यापन के पश्चात अर्ह नहीं पाए गए। तो दोस्तों 4 समूह है इसमें। ग्रुप 1 जिन नए अभ्यर्थी, ग्रुप 2 फ्रीज अभ्यर्थी। नए अभ्यर्थी में बात करते हो तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया पर वह अभ्यर्थी शुल्क 1,000 रुपये जमा करके पंजीकरण कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण का शुल्क भुगतान नहीं किए
उन अभ्यर्थियों को उस चरण के प्रतिभाग के लिए पंजीकरण शुल्क प्रदान करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया तथा पिछले चरणों में कोई विकल्प नहीं भरा। ग्रुप 2 में फीस अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी को नए विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूरा आवंटित सीट यथावत रहेगी और उनकी आवंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है। ग्रुप 3 फ्लोट अभ्यर्थी, वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी परंतु सीट फ्रीज नहीं की है। ऐसे अभ्यर्थी का विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी जिनकी उनकी पिछली आवंटित सीट बरकरार रखी जाएगी और उन्हें सीट अपग्रेड के लिए यदि पात्र माना जाएगा। तो यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गए विकल्प का चरण 3 के लिए अंतिम विकल्प माना जाएगा। दोस्तों ग्रुप 4 में यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित की गई है। चरण 3 में सीट आवंटन, उपरोक्त सभी ग्रुप के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प के आधार पर रिक्त सीटों पर केंद्रीय आवंटन पर वेबसाइट प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों फिर चरण 3 में सीटों का परिवर्तन का नियम आप देख सकते हैं। यदि पंजीकृत अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण में बिना किसी परिवर्तन के सीट आवंटन किया गया है तो अनुसूचित जाति की सीट को अनुसूचित जाति जनजाति की सीट को अनुसूचित जाति की सीट में परिवर्तन कर पुनः सीट का आवंटन किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से। फिर पिछड़े वर्ग ओबीसी को सामान्य वर्ग में। फिर चरण 3 में सीटों के आवेदन के बाद चरण 1 और चरण 2 की फ्री सीट को उसी सीट की कैटेगरी अपग्रेडेशन किया जा सकता है। और दोस्तों उसके बाद आपको 20,000 रुपये और 12,000 रुपये का अमाउंट फ्रीज करना होगा। फिर राउंड 4 दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 1 और चतुर्थ चरण अथवा 3 में स्वीकृति शुल्क का भुगतान नहीं किया है तो उनके लिए है फ्रीज अभ्यर्थी, फ्लोट अभ्यर्थी। 73 में सीट अलॉटमेंट, चरण 4 में आपको दोस्तों सीट अलॉटमेंट उपलब्ध विकल्पों को रिक्त सीटों के सापेक्ष केंद्रीय रूप में संशोधित किया जाएगा और इस चरण में सीट आवंटन परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। सीट परिवर्तन के नियम, उसके दोस्तों फिजिकल रिपोर्टिंग, जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है और उन्होंने सीट कन्फर्मेशन शुल्क का भुगतान किया है उन्हें आवंटित संस्थान में शारीरिक रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। जिन अभ्यर्थी को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटें आवंटित की गई है उन्हें विकल्प मिलेगा कि वो फिजिकल रिपोर्टिंग के इंटरनल स्लाइडिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। आंतरिक स्लाइडिंग, सभी अभ्यर्थी को शासकीय या शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों के आंतरिक स्लाइडिंग के लिए चुने गए हैं उन्हें आवंटित संस्थान के भीतर आंतरिक स्लाइडिंग के लिए संशोधित किया जाएगा और आवंटन किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक 19 सीट का अनुरोध करता है और वह उसे वापस नहीं ले सकता है तो आंतरिक स्लाइडिंग के लिए अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक चयन करना आवश्यक है। स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 5, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे चरण 5 के लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 6 के लिए अभ्यर्थी को 1,000 रुपये का शुल्क आवेदन देना होगा। इस चरण में आप पंजीकरण करा सकते हैं सीट आवेदन। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर आप दीज आर द प्रोसीजर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड 19/10/2020 से स्टार्ट हो रहा है और एंड डेट है 22/10/2020 तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से लेकर 20 से 24 के बीच में। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग 20 से आप दे सकते हैं स्टार्टेड 20 से 26 और रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरीज R1 के लिए 20 से 24। सीट अलॉटमेंट दोस्तों 26 तारीख, यहाँ पे देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट कितना है 26 तारीख है। नेक्स्ट दोस्तों फिर आप देख सकते हैं ऑनलाइन विलिंग्स या फ्रीज या फ्लोट 26 से 29 के बीच में। पेइंग ऑफ सीट कंफर्मेशन 26 से 29 के बीच में। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस देख सकते हैं 30 से 2 के बीच में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 से 4 के बीच में, 4 नवंबर तक। ऑनलाइन चॉइस लुकिंग 30 से 5 के बीच में। रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरीज R2 30 से 3 तारीख के बीच में, 30 नवंबर। सीट अलॉटमेंट आपका 5 नवंबर। उसके बाद ऑनलाइन बिलिंग या फ्रीजर रिपोर्ट 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन 5 नवंबर से 8 नवंबर तक और ऑनलाइन विड्रॉल या रिफंड 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 नवंबर से 12 के बीच में और ऑनलाइन चॉइस लुकिंग 9 से 13 नवंबर के बीच में। रिस्पॉन्ड ऑफ क्वेरीज 3 आप देख सकते हैं 9 से 12 के बीच में। सीट अलॉटमेंट 13 नवंबर को। ऑनलाइन बिलिंग फ्रीज रिपोर्ट 13 नवंबर से 17 नवंबर। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 13 से 17 नवंबर। ऑनलाइन विड्रॉल 13 से 17 नवंबर के बीच में। सीट अलॉटमेंट 18 नवंबर। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 18 से 20 नवंबर के बीच में। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्री सीट कैंडिडेट्स 21 से 24 के बीच में। इंटरनल स्लाइडिंग ऑन गवर्नमेंट कॉलेज 26। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 26। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस ऑफ 26 से 28। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 से 29। ऑनलाइन चॉइस लुकिंग ऑफ पेमेंट 26 से 30 एंड सीट अलॉटमेंट 30 तारीख। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस 1 से 12 1
दिसंबर से 2 दिसंबर, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 दिसंबर से 3 दिसंबर, ऑनलाइन चॉइस लुकिंग एंड फीस पेमेंट 1 दिसंबर से 4 दिसंबर, एंड सीट अलॉटमेंट 5 दिसंबर। तो दोस्तों ये है इसका प्रोसीजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको याद होनी चाहिए कि कौन से में किस डेट में कौन सा। आप देख सकते हैं राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, राउंड 4, ये सारे चरण के लिए आपको यहाँ पर डेट यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कौन सी डेट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया यूपीसी काउंसलिंग पूरा प्रोसीजर 2020 का, और साथ ही साथ इसमें कैसे आप रिजल्ट चेक करेंगे ये मैंने आपको बताया। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।